आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप लगातार देख रहे हैं कि काव्य शास्त्र का वीडियो अपलोड हो रहा है आपके चैनल से और आप उसका पूरा का पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। ये पूरा काव्य शास्त्र का ही श्रृंखला चल रहा है, करीब करीब हमको लग रहा है 5-7 दिन से। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अभी जस्ट इसके पहले आप काव्य हेतु का अध्ययन कर चुके हैं। उसके पहले यानी कल काव्य लक्षण का भी वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। वहाँ से आप, हमको लग रहा है कि पूरा पूरा आप अध्ययन कर चुके होंगे। इस समय आपके सामने काव्य प्रयोजन, आज हम लोग काव्य प्रयोजन को पढ़ेंगे और जितना पढ़ लिया जाएगा, उम्मीद है कि परीक्षा में इसमें से एक आध दो प्रश्न तो अवश्य मिल जाएगा। बस छोटा छोटा इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आपका समय भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा मेरा फोकस है कि टू दी पॉइंट, यानी कि जो परीक्षा में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, बस वही कलेक्शन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, समय बिल्कुल नहीं है, आपको मंगलवार को परीक्षा में बैठना है, इसके लिए अग्रिम मैं शुभकामना आपको दे रहा हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ाई का। संस्कृत के आचार्यों के अनुसार जो है काव्य प्रयोजन किस तरह से है, काव्य प्रयोजन का क्या लक्षण है, क्या सिद्धांत है, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं भरत मुनि क्या कहते हैं। भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, इनका एक काफ़ी चर्चित श्लोक है। आप इसको भी बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि क्या पता कहीं यह सिद्धांत पूछ दे कि यह किसका कथन है या किसका सिद्धांत है या किसकी पंक्ति है, ऐसे प्रश्न बना सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। धर्म्यम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। भरत मुनि के द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजन का व्यापक उल्लेख है, किंतु काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार और श्लोक को देख लेते हैं इनके। हाँ, श्लोक को पहले देखिए, जिसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान दे दीजिएगा। नाट्य मेतद, इसी एक शब्द को पकड़ लीजिए, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं ये, आप जानते हैं, और नाट्य मेतद को पकड़ लेंगे तो ये श्लोक सामने आते ही आपको लगेगा कि ये पंक्ति किसकी है, तो तुरंत ध्यान जाएगा कि हाँ यार, चलो पढ़े तो हैं, भरत मुनि की है, ठीक है ना। आइए अब इसका भामह क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भामह ने लिखा है, काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए क्या लिखा है, अब देखिए इनका जो पंक्ति है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणयम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिश्च साधु काव्य निबंधनम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, क्योंकि पंक्तियां अक्सर पूछ रहा है इस समय, तो पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। धर्मार्थ हो, काम, मोक्ष, ये कुछ ऐसे शब्द को पकड़िए और इससे रिलेट कर लीजिए कि ये किनका है, भामह का है, ठीक है ना। इसे रिलेट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अर्थात इसका नीचे इन्होंने इसका परिभाषा भी दिया है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति यानी आनंद की भी प्राप्ति होती है। ये किनका कथन है? ये है आचार्य भामह का, देख रहे हैं ना। तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत क्या आता है, इसको देख लीजिए, परीक्षा में ये पूछ सकता है कि पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। चार, इसके अलावा चार चार शब्द और दे सकता है, तो याद कर लीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है कि ये चार पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है बढ़िया से। आगे देखिए, भामह के प्रयोजन व्यापक हैं तथा इनमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की चर्चा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आचार्य वामन क्या कहते हैं? पहले किसका पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले किसका पढ़े हैं? भरत मुनि का। उसके बाद किसका है?
भामा का, उसके बाद किसका है, वामन का। वामन क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्यम सद्द्रष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद, अर्थात काव्य में दो प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति अथवा आनंद साधना। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो आपका ये पंक्ति पूछ सकता है, ये पंक्ति किसका है, तो याद कर लीजिए कि वामन का है। अब कैसे पता चलेगा वामन का है, अब देखिए वामन का कैसे पता चलेगा, तो कुछ शब्द को यहाँ पकड़ लीजिए। अब जो भी आपको लगे, चाहे यहाँ सदद्रष्टा देख लीजिए, चाहे दृष्टार्थ देख लीजिए, चाहे हेतुत्वाद देख लीजिए, या फिर प्रीति कीर्ति, कुछ ऐसे अपने आप कुछ सोच लीजिए, कुछ ऐसे शब्द को पकड़िए और इसे रिलेट कर लीजिए कि अगर ये पंक्ति है तो ये वामन का है, ठीक है ना। तो सदद्रष्टा, दृष्टार्थ, प्रीति, कीर्ति, हेतुत्वाद, ये सब शब्द को ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न दूसरा बन सकता है कि प्रीति अथवा आनंद की साधना, ठीक है ना, किस कवि ने या किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, दंडी के अनुसार दंडी क्या कहते हैं, काव्य का प्रयोजन अज्ञानांधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना है। माने दंडी कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके जो ज्ञान ज्योति का प्रसार करना है। और एक अन्य स्थल पर दंडी ने अमर कीर्ति का प्रसार करना काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। एक प्रश्न बन सकता है कि अमर कीर्ति का प्रसार करना काव्य प्रयोजन किसने स्वीकार किया है, ठीक है ना, प्रसार करना काव्य का प्रयोजन किसने स्वीकार किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दंडी। तो अब देखिए अमर कीर्ति वाला शब्द जहाँ भी आए ये वाक्य में कहीं आ जाए, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा कि यह कथन किसका है, दंडी का है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मम्मट, आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है। उसके अनुसार अब देखिए इनका जो पंक्ति है, देखिए, काव्य यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अब इसमें कुछ शब्द देखिए, शिवे तर, शिवेत रक्षतये, शिवेत रक्षतये, इसको बस एक चीज ध्यान दीजिए, शिवेत है यानी शिव, भगवान शिव का नाम आ रहा है, तो सीधे मम्मट से आप रिलेट कर लीजिए कि शिव जिसमें आ रहा है, शिवेत जिसमें आ रहा है, वो श्लोक किसका है, मम्मट का है। बस ये आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो एक ट्रिकी वीडियो के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये पंक्ति पूछ सकता है कि किस ग्रंथ की है, तो काव्य प्रकाश की है, तो इसके पंक्ति के प्रस्तुतकर्ता प्रस्तोता के रूप में पूछ सकता है, या फिर इसे किस ग्रंथ से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है, इसको पूछ सकता है। तो इस तरह इससे दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। ये इनका सिद्धांत है। तो मान लीजिए पूछ सकता है परीक्षा में कि किसने काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया है, या इसके प्रस्तोता कौन है, या इसके या किसका सिद्धांत है, मतलब कुछ भी ऐसे प्रश्न बना सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है कि मम्मट ने कुल कितने काव्य प्रयोजन बताएं, केवल संख्या भी पूछ सकता है, 2, 4, 8, 10, 6 जो भी है। अब ये कौन कौन है ये देख लीजिए, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, देखिए, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति या आनंदोपलब्धि और कांता सम्मित उपदेश, ये 6 जो है यह काव्य प्रयोजन बताए हैं मम्मट ने।
आगे देखिए, अब ये इतने तो रहे हैं कि संस्कृत के। अब आइए हिंदी के कवियों और विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, मतलब किसने काव्य का क्या प्रयोजन बताया है। कबीरदास क्या कहते हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कहते तुम मेरे रचना को गीत समझ सकते हो, तुम जानो कि यह गीत है लेकिन मेरे लिए ब्रह्म का विचार है। ये है कबीरदास का काव्य प्रयोजन। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन क्या है, ये क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने दो काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। क्या क्या, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कीरति भीनति भूति भल सोई। यानी स्वांत सुखाय को यह जो कि काव्य का प्रयोजन माने हैं। ठीक है ना। और एक और है कीरति भनति भूति भल सोई, ये दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है। आगे एक और है सुरसरि सम सब कह हित होई, वे काव्य में दो प्रयोजन मानते हैं। काव्य में कितने प्रयोजन मानते हैं, दो प्रयोजन मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं अपितु उपदेश स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश यानी ज्ञान का एक मर्म भी होना चाहिए। ठीक है ना। इसी प्रकार वे काव्य कला के लिए सिद्धांत का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि कला लोकहित के लिए होनी चाहिए। कहते हैं, उनकी पंक्ति है, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। तो ये इनका पंक्ति है। अब कुलपति मिश्र ने क्या कहा है, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई, होत कबित ते चतुरई जगत राम बस होई। देख लीजिए, जस संपत्ति आनंद अति दूरी तन डारे खोई, इस पंक्ति को याद कर लीजिए। और यह जब पंक्ति आएगा तो कुलपति मिश्र रहेंगे विकल्प में, तो आप उनको टिक कर सकते हैं। आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार किया है। वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन रसानुभूति को मानते हैं। प्रश्न बन सकता है कि रसानुभूति को किसने काव्य का प्रयोजन माना है, रसानुभूति को किसने काव्य का प्रयोजन माना है। तो अगर कहीं नगेंद्र रहेंगे तो ध्यान उधर ही जाएगा, क्योंकि वो रसवादी आचार्य है। तो ध्यान दीजिए, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। आगे देखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये उनका सिद्धांत है। ठीक है। अब आइए देव का क्या काव्य प्रयोजन का मतलब काव्य प्रयोजन किसे बताए हैं, रहत घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। अब ये पंक्ति पूछ सकता है कि ये पंक्ति काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह पंक्ति किसका है। तो ये देव का कैसे आप याद करेंगे, देखिए, जस शरीर जग में अमर, ऐसे समझ लीजिएगा, जस शरीर जग में अमर, ये कुछ शब्दों को ध्यान दे दीजिए, या तरवर सरवर कूप शब्द को ध्यान दे दीजिए। अगर ये आता है तो सीधे आप देव अगर दिखते हैं तो उसको टिक कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, आत्माभिव्यक्ति है। अब देखिए, काव्य का प्रयोजन क्या बताए हैं नगेंद्र, आत्माभिव्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे महादेव वर्मा क्या कहती हैं, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। मैंने कहती है काव्य प्रयोजन का उद्देश्य क्या है कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य प्रयोजन है। भिखारी दास जी क्या कहते हैं, एक लहें तप पुंजह के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लहें बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बढ़ाई, एकन को जसही सो प्रयोजन है रस खाने रहीम की नाई, दास कवि तन की चर्चा
बुद्धिवत्तन को सुख दे सब ठाई। यह पंक्ति देखिए, सब कवियों का नाम इसमें दे दिए, तुलसी, सूर मैंने गोस्वामी तुलसीदास की बात है, फिर केशव, भूषण, ठीक है ना, रसखान, रहीम। तो ये इस तरह से कवियों का नाम दे करके कोई पंक्ति अगर आता है तो एकदम आंख बंद करके सीधे आप भिखारीदास को लगा दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति को बताते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? आत्मानुभूति होता माने काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं? काव्य प्रयोजन आत्मा की अनुभूति होती है, माना आत्मानुभूति होती है। हरिऔध के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? हरिऔध के अनुसार काव्य प्रयोजन आनंद की अनुभूति, माने आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति होता है। ठीक है। भारत हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा है? आनंद की अनुभूति और लोकहित भावना को प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना, ये दोनों को काव्य प्रयोजन माने। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बस शब्दों को पकड़ लीजिए, गलती नहीं होगा। एक आध दो शब्दों को पकड़ लीजिए, यही मेरा टिक है, बाकी कुछ नहीं है। एक आध दो शब्द को पकड़िए और उनके जो प्रस्तोता हैं या जो उसके व्याख्याता हैं, जो सिद्धांत को लिखने वाले हैं, बस उनसे उनका संबंध जोड़ लीजिए, आपका गलती नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य प्रयोजन मानव कल्याण होता है। इनके अनुसार, द्विवेदी जी के अनुसार क्या है? काव्य का प्रयोजन क्या है? मानव का कल्याण। प्रश्न बन सकता है कि किसके अनुसार मानव का कल्याण काव्य प्रयोजन है? सुमित्रानंद पंत जी क्या कहते हैं? स्वांतः सुखाय और लोक हिताय को काव्य प्रयोजन माने हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है। तो दोस्तों इतना ही, और इतना अगर काव्य प्रयोजन तैयार कर लेंगे तो मुझे आशा है कि इसमें से एक आध दो प्रश्न जो आना है वह मिल जाएगा। ठीक है। बस टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। आज शनिवार है, मंगलवार को आपको परीक्षा में बैठना है, इसलिए रिवीजन करते रहिए, छोटा छोटा वीडियो देखते रहिए, पुराने आपके पास जो संकलन उसकी तैयारी करते चलिए। और अगर पिछला पेपर खराब हो गया टीजीटी का, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मतलब आप में किसका खराब है किसका नहीं, किसका अच्छा गया किसका खराब गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर खराब गया है तो कोशिश करिए कि यह पेपर अच्छा निकल जाए, और मेरा भी प्रयास यही है। आप सबको परीक्षा की अग्रिम शुभकामना देते हुए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।